दूसरा टॉपिक करें कि उसी को कंटिन्यू करें? कंटिन्यू कर ले उसी को। देखो जो नए बच्चे हैं उन लोगों को ये मैं बता दूं कि आप लोगों को बायो में कम से कम कितने लाने हैं? 320 प्लस, मतलब इतना तो आप लोगों को सिर्फ बायो में ही खींचना है, ध्यान रखना। कैसे खींचेंगे, कैसे लाएंगे? एक साल का समय आपको मिलेगा। एक साल में आपको, आप मान के चलो कि जो एनसीईआरटी है कम से कम कितने बार पढ़ना है? कितने बार पढ़ना चाहिए? 50? कितने बार? 10 अप्रॉक्स 10। कितने बार पढ़ना है? कितने बार पढ़ना है? 20? बोलिए, आगे बढ़ाओ। अच्छा, मैं बोला 25 बार बोलोगी, 15-20 बार। वही तो, कितना पढ़ सकते हो आप? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितना पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ सकते हैं? अगर कोई लिमिट आपको, कितना, आप क्या सोचते हो कि कितना पढ़ना चाहिए? तो वही तो, कितने बार पढ़ना चाहिए? 10 टाइम्स, 4 से 5 बार। कितने बार पढ़ना है? 30 बार, 15? कितने बार पढ़ना चाहिए? कितने बार, तो वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये बता दिए, कितना बताइए? कम से कम 25-30 बार मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? कितना? इतने के लिए 310, 320, 335 टू 345 मार्क्स अगर लाना है तो ये रेशियो कम से कम 40 टाइम्स होना चाहिए। अब आप बोलोगे ये क्या तमाशा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है क्या? ऐसा ही होता है। जो 300, 345, 350 तक मार्क्स लाते हैं, 340 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, 340, 350, समझ आ रहा है? ठीक है, 355 तक मार्क्स ला रहे हैं, उनका कम से कम 30-40 बार हो चुका होता है। लोगों का तो 50 बार भी हो जाया रहता है, ठीक है, 50 बार तक होता है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा थॉट नहीं है ये, वैसा हो जाता है, उतने बार पढ़ लेते हैं तो जरूरी है। तभी आपको एक एक लाइन टू लाइन याद रहता है कि हाँ इस लाइन का ऐसा होगा। समझ आ रहा बात? 4-5 बार में कुछ नहीं होने वाला। 4-5 बार तो ऐसे बेटा आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा 4-5 बार। तो 4-5 बार तो ऐसा है ना कि जब मेजर टेस्ट लेंगे ना, वो तो आप 8 दिन में, मतलब 10 दिन में 5 बार आपको एनसीईआरटी रीड कर लोगे आप। लास्ट में जो 1.5 महीने का मेजर टेस्ट होता है उसके 10-12 दिन में ही आप 5 बार रिवाइज कर लोगे एनसीईआरटी। मतलब वो तो करना ही है आपको। ऐसा है एक दिन में एक बार, मतलब मान चलो 2 दिन में एनसीईआरटी रिवाइज हो जाता है, एक दिन में 11th, एक दिन में 12th, ठीक है? तो 1.5 महीने में तो कम से कम आप 10-12 बार तो आप, 1-1.5 महीने में 15 बार तो आप मान के चलो, 12 से 15 बार तो आप 1.5 महीने के मेजर टेस्ट में ही कर लेते हो यार। उतना करना ही पड़ता है। और बाकी साल भर का भी तो है अपनी कुछ काउंटिंग्स। आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, एक ही टॉपिक का बार बार रिवीजन होगा, तो आप बार बार एनसीईआरटी उस टॉपिक को पढ़ोगे। समझ आ रहा है? वो हो जाता है। तो आपको कुल मिलाकर के जितने लर्न करने वाली चीजें हैं उसको इतना रिवीजन करना है। बायो हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है? और हर एक चैप्टर का जो रिवीजन है वो 12-15 बार होता है मिनिमम साल भर में, क्योंकि टेस्ट आपके हर महीने का टेस्ट होगा। 10 महीने में 10 मेजर टेस्ट ले लिए, हर महीने में एक टेस्ट ले लिए महीने भर का, तो आपका जो भी आपने एक बार पढ़ा
फिर टेस्ट दिया हफ्ते में, फिर उसके बाद 1 महीने में दिया, तो 2 बार तो वहीं, 3 बार तो वहीं पढ़ लिए। एक बार आप सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ोगे, फिर उसके बाद टेस्ट के लिए पढ़ोगे संडे का, उसके बाद 1 महीने बाद मंथली मेजर टेस्ट के लिए पढ़ोगे, तो 3 बार तो आपको वहीं हो गया कोई भी टॉपिक। फिर उसके बाद हर 2-2, 3-3 महीने में पुराना पूरा रिपीट वापस आते जाएगा, तो ये एक्यूमुलेटिव होते जाएगा ना आपका। 10 बार तो ऐसे ही हो गया, 10-12 बार। उसके बाद मेजर टेस्ट में तो कोई गिनती नहीं, जितना रिवाइज करोगे उतना रिफाइन होगा। तो ये स्टडी पैटर्न है जिसको आपको अपनाना है साल भर, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान है, नीट बहुत आसान हो गया है, कठिन हम बनाते हैं। कैसे? पढ़ाई ना करके। ध्यान रखना, नीट बहुत इजी हो गया बेटा अभी, मतलब अति में इजी हो गया, मुझे ऐसा लगता है। अति में इजी क्यों हो गया? आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखोगे तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सिंपल आ रहा है। इसका मतलब आपको हर चीज़ें आनी चाहिए बस। एग्जामिनर का ये थॉट है कि आपको हर चैप्टर सिर्फ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बहुत कठिन लेवल का नहीं पूछ रहा है, बेसिक लेवल का पूछ रहा है, मतलब आपका बेस क्लियर होना चाहिए, खत्म, है ना। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री में भी इस साल ऐसे ही हुआ। इस साल कितना बेसिक क्वेश्चन आए हैं। अगर आप फिजिक्स में भी देखोगे तो कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं आते हैं आजकल, एकदम लेवल एकदम नॉर्मल रख दिया है। इससे जरूर कट ऑफ ज़्यादा जाता है, नॉर्मल जब होता है ना इजी आता है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है, लेकिन फ़ायदा किसको होता है? फ्रेशर्स को होता है, 12th के बाद वाले या एक ड्रॉप वाले। जितने ज़्यादा ड्रॉप लेते जाओगे उतना चीज़ें, और आप क्या करते हो ना, कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। तो ज़्यादा ड्रॉप होते जाएगा तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ आ रहा बात? इसमें हम घुस जाते हैं, जो कि ठीक नहीं। आप हमेशा यही ध्यान रखो, आपको एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, आपको चीज़ें बेसिक याद होनी चाहिए, थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। 12th की एक स्टूडेंट थी, है ना, कुमकुम लुनिया, वो गुजराती में पढ़ती थी, उसका 91% आया 12th में। तो वो ऐसा तुम्हारी बैच की थी ना? हाँ। तो वो बोली कि सर 15 दिन बचा है, मैं 11th का नहीं पढ़ रही हूँ फिजिक्स, तो बाकी सब पढ़ रही हूँ बोली, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा टाइम लगता है ना, लेंदी होता है। तो 12-15 दिन पहले यही बोली कि सर बायो मेरा हो गया है, केमिस्ट्री मेरा हो गया ऑलमोस्ट, फिजिक्स का जो है मेरा 12th का मेरा इस साल पढ़ी हूँ तो 12th का मेरा अच्छा है। तो मैं बोला 11th फिजिक्स, तो बोली सर नहीं पढ़ रही हूँ। तो एक ही चीज़ बोला, जितना भी दिन बचा है बेसिक बस पढ़ लो, मतलब आपको हर चैप्टर का फॉर्मूले याद होना चाहिए, एक बेसिक तरीका पता होना चाहिए कि फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, आप सिर्फ थ्योरी रीड करके कम से कम रख लो। पुराने टीचर, जो पुराने कॉपी में जो हमारे यहाँ टीचर्स ने बताया है, बस उतने ही क्वेश्चन को देख लो, वो भी काफ़ी है। तो उतना बस किए तो भी बन गया उससे 11th का 100+ मार्क्स फिजिक्स में आ गए। 12th के बेसिस पर तो नहीं आ पाते ना, 11th और 12th दोनों के बेसिस पर 100+ है, मुझे याद नहीं है कितना, बट 100+ है। इस साल उसको मिल जाएगा कॉलेज। बताने का मकसद ये है कि आपको हर टॉपिक पे एक कमांड होना चाहिए, एकदम एक्सीलेंट नहीं भी हो तो एटलीस्ट कमांड होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये नहीं सोचना है ये टॉपिक बहुत हार्ड है इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, शुरू से मेंटालिटी नहीं बनाना है। हर टॉपिक आपको बनना चाहिए, मतलब बेसिक क्वेश्चंस बनने चाहिए, आजकल का जो ट्रेंड है एग्जाम का, ठीक है। चलिए देन उसके बाद एनिमल किंगडम में स्टार्ट किया था तो मैं वहीं से चालू कर देता हूँ, है ना। भले नेक्स्ट जो भी डेमो होगा उसमें मैं नया टॉपिक कर लूँगा, या एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन एटलीस्ट कर लेते हैं, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पुराना एक 5 मिनट अपन रिवाइज करते हैं पुराने का। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में भाई जैसे हम लोग 5 किंगडम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं? कि इस दुनिया में अर्थ में जो भी मटेरियल है ना, वो 2 तरीके से डिवाइडेड है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। बहुत इजी चीज़ें बताऊंगा, बस बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं अपन डिस्कस करें, मतलब एनिमल किंगडम में नहीं घुसेंगे। लिविंग और नॉन लिविंग 2 चीज़ों का डिस्कशन होता है। तो नॉन लिविंग तो पता है आपको, हवा पानी मिट्टी सारी चीज़ें। लिविंग को फिर पिछले क्लास में मैंने बताया था, बट ये थोड़ा सा नया ही है, अलग टाइप का बता रहा हूँ मैं अभी। तो लिविंग के कुछ फीचर्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं नए बच्चे लोग बताओ। लिविंग
कोई लिविंग है तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, क्यों कैसे वो लिविंग है? हाँ बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो भी समझ आता है बोलो, क्या डरने वाली क्या बात? लिविंग इज अ इंग्लिश मीनिंग ऑफ हिंदी का जिंदा। जिंदा को ही हम लिविंग बोलेंगे ना बेटा। सबसे पहली बात तो आप लोग ना बेटा क्लासरूम में अपने दिमाग को एकदम खुला रखो, कॉन्फिडेंट रहो, सही और गलत की चिंता मत करो, जो समझ आता है बोल दो। क्लासरूम में आपको हिचकिचा के नहीं पढ़ना है। जब हम थोड़ा हिचकिचा के बैठते हैं तो हम लर्निंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं अपना। क्यों? क्योंकि डाउट्स नहीं आते। ठीक है, जब आप अपना दिमाग को खुला रखोगे, बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखोगे, तो फिर आप लर्न करते करते आपके दिमाग में कुछ डाउट्स आएंगे, वो डाउट्स आपको पूछना है। डाउट पूछने में भी दिक्कत आती है कि इतने लोग बैठे, मैं डाउट कैसे पूछूं? तो आप आ क्यों रहे हो? आप यहाँ क्यों आ रहे हो, या आप क्यों कोचिंग जाओगे? लर्न, सीखने के लिए। सीखते समय चीज़ें कभी कभी नहीं समझ आएंगी, डाउट्स आएंगे, तो वो डाउट आपको पूछना है, हिचकिचाना नहीं है, शर्माना नहीं है। आंसर आपको देना है, भले गलत दो। ठीक है, गलत दोगे तो सबसे बड़ा फायदा, जो मेरा मानना है, जो मेरा थॉट है, क्लासरूम में जब आप गलत आंसर करते हो तो उसका फायदा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सही आंसर देने का। क्यों? आप क्लासरूम में जो इतना ज़्यादा गलत आंसर करोगे, उतना आपके दिमाग में रहेगा कि इसके कारण लोग मेरे पर हंसे थे, लोग मुझे देखे थे। तो वो चीज़ें जो आपको याद रहेंगी ना क्लासरूम की, वो आपका एग्जाम में याद काम आता है। कि एग्जाम में जैसे ही वो क्वेश्चन आया तो आपको पता रहेगा इसका ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि मैंने ये आंसर गलत किया था क्लासरूम में। वो आपको याद रहेगा। टेस्ट से ज़्यादा क्लासरूम में जब गलत आंसर आता है ना, तो ज़्यादा समय तक याद रहता है। सिंपल सा बेसिक है, इंसान गलतियों को ज़्यादा याद रखता है, अच्छी चीज़ों को बहुत कम याद है। आप 10 काम करोगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कुछ 10 काम अच्छा किए, लोग उसको 10 के 10 याद नहीं रखेंगे। एक भी गलत काम किए ना, ऐसा पकड़ के बैठते हैं साला ये गलत है। तो हमारा दिमाग वैसे ही है, तो जैसा है उसके हिसाब से चलना है हमको। कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जब आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर देने की आदत डालनी है। अच्छा आंसर दोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, बुरा आंसर, अगर खराब आंसर दोगे तो याद रह जाएगा, बात खत्म। फायदा तो दोनों में। तो लिविंग का और क्या क्या हो सकता है, मतलब किस बेसिस पर हम लिविंग बोलेंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक ग्रोथ, जैसे ऑर्गेन नहीं है, एक सेल है। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ होगा, ये इसका फुल मैच्योर साइज है। अब डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसके बाद अब डिवाइड ही होगा। तो फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या हुआ? वो तो टिश्यू लेवल से स्टार्ट होगा इंट्रिंसिक ग्रोथ। और क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन। बिना रिप्रोडक्शन के तो वो स्पीशीज ही नहीं रहेगा इस दुनिया में। तो कुछ ऐसा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और हर एक ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल फंक्शंस थे, जिसको एक कैटेगरी में बांट रखा गया है ना, अलग अलग किंगडम बनाया गया। जैसे कि गुजरातियों को कहाँ रखा जाता है? रखा नहीं जाता है, मतलब गुजरातियों का एक जगह है, एक स्टेट है, क्या? गुजरात। पंजाबियों का एक स्टेट है, पंजाब। ठीक है, हरियाणवियों का एक स्टेट है, हरियाणा। छत्तीसगढ़ियों का एक स्टेट है, छत्तीसगढ़। वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का एक किंगडम बना दिया गया, जिसको हम 5 किंगडम से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसमें से एक किंगडम जो है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ एनिमल किंगडम, तो वहीं से चालू करेंगे। तो एनिमल किंगडम जब अपन पढ़ते हैं तो एनिमल किंगडम जब हम पढ़ते हैं तो भाई एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स रखा गया है। तो एनिमल को क्यों रखा गया है? तो 3 बेसिक फंक्शंस के बेसिस पर रखा गया है। क्या क्या 3 बेसिक फंक्शंस? सबसे पहले वो
यूकैरियोट, ये बेसिक पता होगा आपको। दूसरा मल्टीसेलुलर और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तीन एकदम सिंपल बेसिक उसके फीचर्स हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा और भी होते हैं, ये तीन होना ही चाहिए, मतलब ये प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी है उसका। तो ये तीन के बेसिस पर हम एनिमल किंगडम को बाकी किंगडम से सेपरेट करते हैं। देन उसके बाद अगर देखें तो एनिमल किंगडम में सारे एनिमल आ गए है ना, कुत्ता बिल्ली कॉकरोच है, अर्थवर्म, ठीक है, मछली वछली मेंढक सब आ गए। बट अब हमको क्या करना है कि हम सबको एक दूसरे से इनको अलग करना है। अलग क्यों करेंगे? ताकि हम इनको अच्छे से समझ सकें। और बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो एक जैसे फीचर्स रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 किंगडम में से एक लौता किंगडम है जिसमें ये तीनों फीचर मिलेगा, तो इसको हम लोगों ने बाकी 4 से अलग किया ना। वैसे ही हम जैसे कॉकरोच है, तो भाई कॉकरोच में क्या फीचर है कि हम उसको एक अलग करें और अलग रख के उसको बाकी उसी के जैसे ऑर्गेनिजम्स के साथ में एक ग्रुप बना दें उसका। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो जैसे स्टेट छत्तीसगढ़ है, अब छत्तीसगढ़ स्टेट भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट। वैसे ही एनिमल किंगडम को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ताकि हम इसमें जो एनिमल्स को हम डालेंगे हम उसको अब क्लासिफाई कर सकें। जो भी एनिमल्स हैं भाई, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, अब इनमें कुछ एक बेसिक फंक्शंस होगा, बेसिक फीचर्स होगा, तो इनको हम क्या करेंगे एक अलग क्राइटेरिया के हिसाब से एक अलग ग्रुप में इसको हम सेपरेट कर देंगे और हम ये मान के चलेंगे कि इनमें एक बेसिक फीचर्स है, तो इसीलिए ये एक सेपरेट क्राइटेरिया से हम इसको स्टडी करेंगे। मतलब बेसिक क्राइटेरिया एक देखा जाता है। तो इसीलिए फिर एनिमल किंगडम को भी फिर से क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट फाइलम्स में। फिर फाइलम्स को किंगडम को फिर से जैसे इंडिया को अलग अलग स्टेट में क्लासिफाई करते हैं, फिर हर एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में क्लासिफाई करते हैं। डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट होता है, तहसील होता है, पंचायत। समझ आ रहा बात? वैसे ही किंगडम को फिर फाइलम्स में डिवाइड करेंगे, फिर क्लास में, देन उसके बाद ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज, देन सब स्पीशीज। अब कभी कभी बेटा यही आ जाता है एग्जाम में, आप देखोगे अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, एकदम बेसिक चीजें आ रही, मतलब आपको 0 लेवल से आ रही है कि नहीं चीजें, पहले वहीं चालू करो। तो कभी कभी तो आजकल यही आ जाता है, अब यही भूल गए तो गया, कहानी खत्म। पता पड़ा फिजिक्स का जेई मेंस का क्वेश्चन बना रहे हैं और उसके बाद बायो में इतना ही नहीं पता, तो नंबर तो वहां भी 4 मिलने वाले हैं, यहाँ भी 4 मिलने वाले हैं। तो कोई भी बहुत इजी चीज है तो उसको इजी नहीं लेना है। बायोलॉजी में एक चीज याद रखना, आप कहीं भी पढ़ो, बायो में सबसे इजी क्वेश्चन में ही सबसे बड़ी गलतियां होती है। जितना इजी क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा गलती होता है। इसका साइंटिफिक कारण है, जब कोई चीज आसान लगता है तो हमारा दिमाग बेफिक्र हो जाता है और हम बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, और इसी को सिली मिस्टेक बोला जाता है। सबसे ज्यादा आसान आपको जो लगा होगा, कौन सा सब्जेक्ट लगा होगा पेपर में? नहीं, बायोलॉजी, जूलॉजी ले लो, कुल मिला के बायोलॉजी सबसे इजी लगा, मतलब सबसे आसान यही लगता है ना। सबसे ज्यादा रॉन्ग आपके मार्क्स किस में आए? बायो में ही आते। जब इतना इजी है तो इतने ज्यादा मार्क्स गलत क्यों हो रहे हैं? तब इतने रॉन्ग आंसर क्यों हो रहे हैं? समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब कोई चीज कठिन होता है तो हमारा दिमाग हाईली अलर्ट मोड पे चला जाता है। जब हाईली अलर्ट मोड पे रहता है तो हम गलतियां कम करते हैं। तो साल भर आप यही सीखोगे कि इजी है तो भी वैसे ही देखना है, टफ है तो भी वैसे ही देखना है, क्योंकि मार्क्स सबसे सेम मिलने वाले। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। कई लोग बोलते हैं लास्ट के 2 महीने में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में ही आपको वो चीज को करना रहता है, और एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है बेटा? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, किंगडम को हम लोगों ने डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया है। तो हम यहाँ पर कितना फाइलम पढ़ते हैं? 11 फाइलम्स की स्टडी करते हैं। हम 11 फाइलम्स की स्टडी करते हैं। अब बात ये आती है कि भाई एनिमल किंगडम को तो मैंने इन 3 बेसिक फीचर्स में के हिसाब से मैंने बाकी 4 से अलग कर दिया, बट अब ये जो फाइलम है 11 फाइलम, ये 11 फाइलम एक दूसरे से अलग क्यों हैं?
11 फाइलम में जो भी एनिमल हैं, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, जो भी हम पढ़ेंगे वो एक दूसरे से अलग किस बेसिस पर है, वही हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पर हम एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो उसी का हम कुछ कुछ बेसिक चीजें देखेंगे। ठीक है, हटा दो ना ये सब। तो उसमें सबसे पहला जो हम लोग देखे थे क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज हुई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस बिल्डिंग की बात करूं तो ये इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, कंक्रीट, ब्रिक्स। तो कुल मिलाकर के मैं अगर पूरे स्ट्रक्चर में देखो सबसे ज्यादा यूनिट किसका है, एज ए यूनिट वाइज सबसे ज्यादा क्या यूज हुआ है, ब्रिक्स, ईंटें। समझ आ रहा बात। तो वैसे ही कोई भी एक बॉडी जब बनता है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पर हुआ है। और ब्रिक्स के अलावा और भी चीजें होंगी, कंक्रीट होगा, आयरन होगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को, सैंड होगा, सीमेंट, जो भी मटेरियल यूज होता है एक बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, तो वैसे ही एक एनिमल की बॉडी को बनाने में मेनली कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, वो किस टाइप के हैं। तो जैसे कोई भी एक बॉडी बनती है, हमारी बॉडी जो है, हमारा ह्यूमन का अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो है वो किससे बनता है, ऑर्गेन्स के सिस्टम से बनता है। ऑर्गेन का सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हाँ, जैसे ब्लड को सर्कुलेट करना है तो खाली हार्ट उसमें रोल प्ले नहीं करता है, हार्ट के अलावा ब्लड वेसल्स भी है, तो ये एक ऑर्गेन सिस्टम हो। फूड को डाइजेस्ट करना है तो वो भी एक सिस्टम है, तो क्या क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा, स्टमक होगा, इसोफेगस है, दैट इज ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया, इसोफेगस से लेकर के एनस तक के। फिर उसके बाद लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, ये बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वैसे ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बनता है भैया, ऑर्गन से बनता है। ऑर्गन्स क्या होता है, टिश्यू का ग्रुप होता है। एक से ज्यादा जो ग्रुप, मतलब टिश्यू का ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक ऑर्गन में एक ही टाइप का टिश्यू नहीं पाया जाता। फॉर एग्जांपल हार्ट ले लेते हैं, सिंपल टाइप का टिश्यू है, ये सिंपल ऑर्गन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो जैसे हार्ट है, अगर हार्ट की बात करें तो मेजर पार्ट हार्ट का किससे बनता है, कार्डियक टिश्यू, दैट इज कार्डियक मसल, है ना। तो कार्डियक मसल या कार्डियक टिश्यू के अलावा क्या और कुछ नहीं होता, कौन बताएगा और क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, जो पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, समझ आ रहा बात। ठीक है, वो टिश्यू होते हैं। फिर पेपिलरी मसल होता है, वो डिफरेंट टाइप का मसल है। कॉर्डे टेंडिने होता है, दे आर फाइबर्स। एसे नोड होता है, एवी नोड है, परकिंजे फाइबर, दे आर न्यूरल टिश्यू, मॉडिफाइड न्यूरल टिश्यू है ना वो। समझ आ रहा बात, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिल करके एक मेजर फॉर्म होगा और कुछ माइनर फॉर्म्स होंगे। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिल करके एक बाउंड्री वॉल वाला स्ट्रक्चर बना देता है, जिसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। दैट ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन। समझ आ गया बात। फिर अब टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। फिर यहां पर भी मैंने आप लोगों को बताया था पिछले बार, क्या ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए, नहीं तो वो टिश्यू नहीं कहलाएगा। इसी के बेसिस पर ही तो हम सबसे पहला फाइलम की स्टडी करते हैं, दैट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा इज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फाइलम पॉरीफेरा। अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब सेल से मिलके बना है, तो ये मल्टी सेलुलर होगा कि ना, सेलुलर लेवल का है,
सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का नहीं है ये। इसकी बॉडी टिश्यू से नहीं बनी है, क्योंकि इसकी बॉडी में टिश्यू होता ही नहीं है, क्योंकि टिश्यू बनता ही नहीं है। ये इतना प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स में सबसे प्रिमिटिव है, ठीक है, एनिमल किंगडम का। तो ये सेलुलर लेवल का है, तो क्या ये मल्टी सेलुलर होगा? कैसे भैया? नहीं, हाँ, नहीं होगा मल्टी सेलुलर। बोलो बेटा, अपना अपना आंसर तो जो सही है वो सही है, गलत है गलत, बात खत्म। हाँ है, मल्टी सेलुलर होगा? क्यों लेना? उतना डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। एग्जामिनर आपसे डिस्क्रिप्शन तो ना पूछता है, 4 में से एक ऑप्शन पूछता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पोरिफेरा, इसमें ये मल्टी सेलुलर होगा या नहीं होगा, बात खत्म। एनिमल किंगडम का 3 बेसिक फीचर है। पहला मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बिना आप उसको एनिमल मानोगे ही नहीं, बात खत्म। तो मल्टी सेलुलर तो होगा। मल्टी सेलुलर होते हुए भी वो टिश्यू नहीं है, अजीब बात है। नहीं, कोई अजीब बात नहीं, सही बात है। मल्टी सेलुलरिटी इज डिफरेंट एंड टिश्यू लेवल का होना इज डिफरेंट। कैसे? टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू है, टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल है, मतलब बहुत सारे सेल इकट्ठा हुए हैं, तो बहुत सारे सेल इकट्ठे हुए मतलब मल्टी सेलुलर हो गया। क्या सारे के सारे सेल मिलके एक ही काम कर रहे हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है भाई। आप लोग से एक भीड़ होती है, तो भीड़ में सभी लोग एक ही काम करने वाले हैं या एक ही टाइप के इंसान हो, जरूरी नहीं है। इस क्लासरूम में अगर बहुत सारे स्टूडेंट है तो बोल सकते हैं कि भाई मल्टी स्टूडेंट का एक क्लास है, बट सारे स्टूडेंट एक जैसा परफॉर्म करे, एक जैसा काम करे, जरूरी नहीं है। तो एक जैसा काम करेगा मतलब क्या है, सारे के सारे बायो वाले हैं, जरूरी नहीं है। तो मैथ्स वाले हो सकते हैं, कोई इंजीनियरिंग वाले हो सकते हैं, कोई कॉमर्स वाले हो सकते हैं, कोई आर्ट्स वाले हो सकते हैं, कोई 8वीं 10 कोई 5वीं 6वीं का बच्चा भी हो सकता है, वो भी एक स्टूडेंट है। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अलग होता है एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन वाली बात डिफरेंट होती है ना। तो अभी आप क्या हो, अभी यहाँ पर क्या है, अभी ये मल्टी सेलुलर भी है ये क्लास, प्लस टिश्यू भी है। टिश्यू इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और एक ही काम है, सबका बायो वाले हैं, सब नीट वाले हैं, सब सेम है, समझ आ रहा बात? तो वो टिश्यू होता है। तो ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी तो एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। देन उसके बाद टिश्यू लेवल क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल सिलेंटरेटा एंड टिनोफोरा। यही वाला बस हुआ था ना पिछले क्लास में, ठीक। देन उसके बाद ऑर्गेन लेवल का अगर हम देखें, बताओ क्या होगा, प्लेटी हेलमिन्थस। देन उसके बाद ऑर्गेन सिस्टम, ऐसे हेलमिन्थस टू कॉर्डेटा। इतना सारा पंचायत के, लेकिन आता क्या है वही आता है। बट अगर आपसे थ्योरी पूछ दिया, कॉन्सेप्ट पूछ दिया, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। तो एग्जाम में मेनली यही आता है, पोरिफेरा और ये सब आता है। एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, जो कि याद हो जाता है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, ठीक है। देन इतना ही हुआ था ना बेटा, और कुछ तो नहीं हुआ था। देन नेक्स्ट देखेंगे, अब क्या देखेंगे, सिमेट्री। सिमेट्री समझते हैं। सिमेट्री 3 टाइप का होता है, एसिमेट्री, दूसरा रेडियल सिमेट्री, तीसरा बायलेटरल सिमेट्री। बहुत आसान है। इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले पूछेगा सिमेट्री क्या है, तो जो हम जानते हैं ना वहीं से समझना चालू करना चाहिए। जैसे ह्यूमन है, ठीक है, जैसे ह्यूमन है, तो आप
हम जो हैं, हम कितने तरीके से, मतलब एक ह्यूमन बॉडी कितने तरीके से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। जैसे मेजर ऑर्गन्स की भी बात करते हैं, है ना, तो ऐसे से डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे ऐसे से डिवाइड हो सकते हैं क्या? है, ऐसे से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं। जैसे तिरछे में? नहीं। या ऐसा? नहीं। सिर्फ एक ही तरीका है डिवाइड होने का। समझ यार बात? दो इक्वल हाफ में। और मेजर ऑर्गन्स की बात करें, नॉट ऑल ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन डिवाइड नहीं हो सकते, बट एक मेजर ऑर्गन, मेजर पार्ट जो होता है बॉडी का, बाहर से और अंदर से, वो डिवाइड होना चाहिए दो इक्वल हाफ में। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो देखो अब बात क्या आ रही है, बायलैटरल तो ठीक है, बट डिवीजन का जो पैटर्न है वो कैसा है उसको समझना है। तो डिवीजन का पैटर्न क्या है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अब अगर हम यहां से लें तो भाई ये टॉप है और ये बॉटम, ठीक है। तो यहां से अपन डिवाइड करना चालू करेंगे ऐसा, प्लस एक और चीज ऐड करना है, सेंट्रल एक्सिस से इसका डिवीजन होना चाहिए। जैसे हमारा जो नाभि होता है एकदम सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंटर पे होता है। कभी देखियो, कभी इसका कभी इधर नाभि है कभी इधर, ऐसा जनरली ऐसा नहीं होता, वो डिफॉर्मिटी होगा अलग बात है, जनरली एकदम सेंटर पे। ये देखो, ये आजकल तो ऐसे ऐसा वाला भी आ गया ना, ऐसा तिरछा टाइप का ऐसा रखते हैं, मतलब शर्ट वर्ट का पैटर्न आजकल ऐसे तिरछा, इधर जा रहा है तो इधर भाग रहा है, तो ये क्या है एकदम सेंटर में, ये सिमेट्रिकल है। अब वो ऐसा इसलिए भी पहनते हैं लोग ताकि नजर जाए, ऐसे तिरछा जा रहा है, सभी का ऐसा ऐसा रहता है शर्ट का पैटर्न, लोगों का तिरछा रहता है, अच्छा है, अजीब टाइप का दिख रहा है, तो थोड़ा सा लोग आजकल पहनते हैं ना ध्यान खींचने के लिए। तो दो चीजें हैं ध्यान रखना, जो डिवाइडिंग लाइन है, बॉडी को डिवाइड करने वाला जो लाइन है, वो टॉप टू बॉटम जानी चाहिए, कहां से होते हुए? सेंट्रल एक्सिस से होते हुए जानी चाहिए, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्री में जो डिवीजन लाइन है टॉप टू बॉटम पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, ये पहला डेफिनेशन, मतलब एक पहली लाइन होना चाहिए, इसको समझ लीजिए। दूसरा जो है वो, इसकी बॉडी जो है कितने तरीके से डिवाइड हो सकती है, कितने तरीके से? एक ही तरीके से। तो एक ही तरीके से ये डिवाइड होगा और ऐसे डिवाइड होगा। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, बॉडी जो है, फिर से अगर हम किसी भी बॉडी को डिवाइड करेंगे तो ये एकदम बेसिक पैटर्न है, ये बेसिक पैटर्न है किसी भी टाइप का सिमेट्री में। तो एक ये है, रेडियल सिमेट्री में भी हम बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। कहां से कहां होनी चाहिए वो डिवीजन लाइन? बोलो, टॉप टू बॉटम पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल कि बॉटल दे बेटा, जैसे ये कोई बॉडी है, ये किसी एनिमल की बॉडी है, तो इसका टॉप ये है, इसका बॉटम ये है। अब कई लोग पूछते हैं सर बॉटम टू टॉप नहीं जा सकते क्या? जा सकते हो, ठीक है, पढ़ते हैं अलग 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 तरीके से, सुना डेफिनेशन लिखा रहता है। टॉप टू, ये टॉप है ये बॉटम है, तो इसका जो डिवीजन लाइन कहाँ जाना चाहिए? टॉप टू बॉटम। कहाँ से पास होनी चाहिए? ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, और इसका सेंट्रल पॉइंट कहाँ होगा? इस बॉटल के अंदर। ये मैं उंगली जो फिंगर रखा हूं इसके बीचों बीच, दोनों फिंगर के बीच में इसका सेंट्रल एक्सिस होगा, सेंटर पॉइंट होगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो जो डिवीजन लाइन है वो टॉप टू बॉटम पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, ये पहला रिक्वायरमेंट होना चाहिए रेडियल सिमेट्री में भी। बट यहां पर अगर इस बॉटल को मुझे डिवाइड करना है तो मैं कितने तरीके से इसको डिवाइड कर सकता हूं? ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे में डिवाइड कर सकता हूं दो इक्वल हाफ में, ऐसे में डिवाइड कर सकता हूं, एक मैंने ये बताया, एक मैंने ये बताया, ये दोनों 90 डिग्री है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्या मैं इसको ऐसे डायगोनल भी डिवाइड कर सकता हूं? थोड़ा और ऐसे, थोड़ा और तिरछा, थोड़ा और तिरछा, ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। मतलब एक से ज्यादा
एक से ज़्यादा तरीके से मैं इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री। समझ आ गया बात? ठीक है, तो इस टाइप की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा तरीके से टॉप टू बॉटम पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस से जब जो डिवीजन लाइन पास होगा, ये डिवीजन लाइन एक से ज़्यादा तरीके का हो सकता है, इसी को ही हम रेडियल सिमेट्री बोले। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो आपसे पूछेगा कितने तरीके से, तो कई तरीके से, और बायलैटरल में एक ही तरीके से, बस। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। बायोलॉजी में किसी भी नाम के पहले प्रीफिक्स में ए आ गया मतलब वो एब्सेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो एसिमेट्री का मतलब है कि इसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, सिमेट्री एब्सेंट। सिमेट्री का मतलब बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने का एक पैटर्न होता है। तो ऐसे एनिमल जिसको हम 2 इक्वल हाफ में कभी डिवाइड नहीं कर सकते, वो किस टाइप के एनिमल होंगे? एसिमेट्रिकल एनिमल कहलाएंगे, है ना। समझ आ गया बात? तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है डिफाइंड नहीं होती, कहीं से भी ग्रोथ होता है उसका। भाई ह्यूमन बॉडी डिफाइंड होता है, ह्यूमन बॉडी डिफाइंड है। मालूम है बच्चा पैदा होगा तो ऐसे ही होगा, मुंडी ऊपर रहेगी, ऐसे 2 हाथ। डिफॉर्मिटी हो सकती है, बाय चांस बाय लक डिफॉर्मिटी हो सकती है, तो ऐसे ही बच्चा होगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना कहीं से भी हाथ उग रहा है, इधर से हाथ उग गया ऐसा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ आ रहा बात? ठीक है, नहीं हो सकता ना, होगा तो वो तो एबनॉर्मल है। ठीक, जैसे अमीबा है, एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा ले लो। अमीबा इज नॉट एनिमल, पहले एनिमल में इंक्लूड करते थे, इसे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, एनिमल में नहीं आता, एनिमल लाइक है अमीबा। तो अब इसको हम 2 इक्वल हाफ में से डिवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा? एक सूडोपोडिया बना देगा, तो ये एसिमेट्रिकल होगा। फिर यहाँ से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये इधर से सूडोपोडिया बना देगा, तो भी एसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? कई बार आता है एग्जाम में, एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पोरिफेरा, मोस्ट ऑफ द पोरिफेरन्स आर एसिमेट्रिकल। ठीक है, रेडियल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखो। रेडियल के बारे में पूछता है और रेडियल के एग्जाम्पल्स पूछते हैं। हाँ, तो रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एंड इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भी थोड़ा सा क्या होता है, इसमें भी चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इकाइनोडर्मेटा पूरा नहीं, इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट या लार्वा में रेडियल सिमेट्री होता है, ये पूछा जाता है। किस में पाया जाता है? एडल्ट में होता है। अब ये बड़ा अजीब बात है कि इकाइनोडर्मेटा जो है उस नॉन कॉर्डेट्स का सबसे लास्ट फाइलम है, या इनवर्टिब्रेट्स का सबसे लास्ट फाइलम है। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स का सबसे लास्ट फाइलम सबसे एडवांस होता है। जैसे कि पूरे एनिमल किंगडम का सबसे लास्ट फाइलम क्या है? मैमल्स क्लास है बेटा, फाइलम कॉर्डेटा। सबसे लास्ट फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा सबसे एडवांस होगा कि पोरिफेरा? कॉर्डेटा एडवांस होगा कि प्लेटिहेल्मिन्थ्स? कॉर्डेटा ही होगा भाई। जो लास्ट में है वो सबसे लास्ट वाला बाद में इवॉल्व हुआ है ना, और जो बाद में इवॉल्व होता है वो सबसे एडवांस होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा सबसे लास्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का, फिर भी ये एडवांस नहीं है, इसका एडल्ट ऐसा होता है। तो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके जो लार्वा होता है वो सबसे एडवांस होता है, इसीलिए। और एडवांस एनिमल में ही बायलैटरल सिमेट्री पाया जाता है।
इसीलिए बायलेटरल सिमेट्री में इकाइनोडर्म्स का लार्वा आता है एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा बेटा? प्लैटीहेल्मिन्थस टू chordata and larva of Echinodermata। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, ठीक है। अब एग्जाम में थोड़ा सा इसको टफ बनाना है तो क्या करेंगे? फाइलम का एग्जाम्पल पूछ लेगा, सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल पूछ लेगा, इकानोडर्म का एग्जाम्पल पूछ लेगा, ऐसा है ना। और टफ बनाना होगा तो क्या करेंगे? इनमें से किस में बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, ऐसा पूछ देगा भाई, आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल, इनमें से कौन सा बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है। आपने 4 ऑप्शन दे दिए, थोड़ा सा नौटंकी करने के लिए ऐसा दे देते हैं कभी कभी एग्जामिनर। अब इसे पूछ रहा है बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो इसमें फाइलम वाइलम नहीं दिया है, एग्जाम्पल दे दिया है। यूस्पोंजिया तो समझ आ रहा है पॉरीफेरा का है, ये नहीं होगा। ऑरेलिया क्या है? हाँ, टिनोफोरा। ऑरेलिया क्या होता है? सिलेंट्रेटा होता है, तो ये भी तो रेडियल सिमेट्री। देन उसके बाद प्लूरोब्रैंकिया क्या होता है? ये टिनोफोरा होता है। उसके बाद फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ कुकुमेरिया क्या होता है? हाँ, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर को बोलते हैं, इकानोडर्मेटा, ठीक है। अब थोड़ा और टफ बनाना होगा तो वो क्या कर लेगा? यूस्पोंजिया हटा देगा और पहले ही ऑप्शन में रखेगा क्या? स्टारफिश, है, या स्टारफिश ना देके एस्टेरियास कर देगा। पहले ही ऑप्शन देके एकदम खटाक से अपन क्या कर लेंगे? टिक कर देंगे पहले वाले। एग्जामिनर जो है वो 2 तरीके से आंसर को गलत करवाने की कोशिश करता है। अगर क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मतलब ऑप्शन बहुत लेंदी है, तो 4 ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन अगर बहुत लेंदी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पहला आंसर ही सही होता है। आंसर अगर बहुत लेंदी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पहला आंसर सही होता है। कोई एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे और 4 स्टेटमेंट दे दिया, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा। तो पहला जब आप पढ़ते हो तो आप हमेशा ऐसे थोड़ी ना कि उसे टिक कर दोगे, आप बाकी 3 में भी तो जाओगे ना, तो आपका टाइम वेस्ट होता है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप धीरे धीरे पढ़ते हो बाकी 3 ऑप्शंस को, उसके बाद नहीं समझ आता तो वापस फिर से पहले वाले को पढ़ते हो, नहीं समझ आता तो वापस 3 को पढ़ते हो। इसीलिए जब हम 30-40 बार एनसीईआरटी रीड करते हैं तो हमको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती हैं।
तो हम बाकी 3 में समय ज़्यादा नहीं देते, जल्दी से रीड किया और आगे बढ़े, पहले आंसर को टिक कर दिया। जब ऑप्शन बहुत छोटा होता है तो ज़्यादातर आंसर लास्ट वाला होता है। क्यों? ताकि आप इजी है तो खटाखट देके लास्ट तक क्या हो। और अगर आपको गलत करवाना है, एग्जामिनर अगर गलत करवाना रहता है तो सही आंसर को लास्ट में देता है और सबसे मोस्ट प्रोबेबल जिसको आप गलती करोगे उसको पहले में रखा जाता है, ताकि आप पहले ही देखो हाँ ये सही है, खट से आगे टिक किए और आगे बढ़ गए। इसको बोलते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आएगा, जब ध्यान दोगे ना तब समझ आएगा। तो ये पैटर्न होता है। सही, छोटा क्वेश्चन छोटा ऑप्शन, आंसर लास्ट में रहेगा, लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग जो ऑप्शन होता है वो सबसे पहले में होता है हमेशा। मतलब ये एक तरीका होता है क्वेश्चन फ्रेमिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज थोड़ा सा करने की कोशिश की। क्या बायलैटरली सिमेट्रिकल में पूछूंगा तो आप बोलोगे स्टार्स। अगर याद नहीं हुआ लार्वा तो, क्योंकि हम क्या समझते हैं, हमको ये याद रह जाता है, ये ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ पर आप ये भी कंफ्यूज हो गए ऑरेलिया क्या है, ये भी कंफ्यूज हो गए प्लूरोबैंकिया क्या है, ऑप्शन ही नहीं आता है ना। फिर ये फ्री स्विमिंग लार्वा, जबरदस्ती फ्री स्विमिंग लार्वा, क्योंकि फ्री स्विमिंग लार्वा वर्ड एक ही जगह लिया गया है सिर्फ इकानोडर्म्स में। फ्री स्विमिंग लार्वा और बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उसमें आपको इकानोडर्म्स में ही देखने को मिलता है। नॉन कॉर्डेट्स में एक ही जगह बस ये लाइन लिखा गया है फ्री स्विमिंग लार्वा, दैट इज इकानोडर्मेटा फाइलम में। समझ आ रहा बात? अगर आपको ये याद नहीं भी है ना तो भी आपको पता होना चाहिए फ्री स्विमिंग लार्वा किसमें है, तो भी आंसर बन जाता है। एग्जाम में हर चीज याद होना जरूरी नहीं है, बट कुछ चीजें भी पता है तो भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलो हटा दें। तो ये ध्यान रखना बेटा, लार्वा ऑफ इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा का लार्वा कैसे होता है? फ्री स्विमिंग होता है। ये एडल्ट इकानोडर्मेटा, ये मोस्टली इसी में ही क्वेश्चन घूमते रहता है ना हर साल। चलो हटा दें इसको। उसके बाद क्या देखेंगे? सिमेट्री के बाद क्या आएगा? है सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है, एक ओपन और एक क्लोज्ड। जैसे हाई एंड से ही पढ़ना चालू करना चाहिए। जैसे हमारा क्लोज्ड है, तो हमारा क्लोज है का मतलब क्या है? हमारा ब्लड किसी एक पॉइंट से निकलता है और पूरे बॉडी में घूम के उसी पॉइंट पे आ जाता है। मतलब उसका कोई कट एंड नहीं है, कट एंड नहीं है, कोई ओपन एंड नहीं है, पूरा का पूरा क्लोज चैनल में ही घूम रहा है ना, पूरा क्लोज चैनल में घूम रहा है। मतलब हार्ट से ब्लड निकला, ब्लड वेसल में गया, पूरे बॉडी में घूमा, फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे हार्ट से आर्टरी से निकला, ठीक है, अब मान के चलो ये ऑर्गन है, ऑर्गन में जाने के बाद क्या होगा? बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, है ना, ऐसा। तो ये जो आर्टरी बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज नोन एज कैपिलरी। फिर ये मिल जाएगा, वेन बन जाएगा और हार्ट में चला गया, ऐसे ही होता है। तो ब्लड निकला, डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हुआ, देन डिफरेंट चैनल्स रीयूनाइट हुए, देन वापस वेन्स बना, देन वापस हार्ट में चला गया। कई बार भी ओपन एंड नहीं है, तो ये क्लोज्ड सिस्टम है। ये जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है किसमें हो रहा है? क्लोज्ड ट्यूब में हो रहा है, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ आ गया बात? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन क्या होता है भाई? जैसे आपको पानी चाहिए, है ना, तो आपके घर में जो पानी आता है नगर निगम का, वो किससे आता है? पानी टैंकर से आता है, पानी टैंकर से आता है। हाँ बेटा, टंकी से आता है। खैर गर्मी में कई बार नल नहीं आता तो पानी टैंकर से भी आता है, इसीलिए आप बोल रहे हो। तो जैसे भाई पाइपलाइन के थ्रू आता है सबके घर में पानी, है ना, तो वो पाइपलाइन से फिर हम टंकी में, और टंकी से हमको चाहिए होता है तो हम पाइपलाइन से वापस ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन अगर और दूसरा तरीके से आपके घर में पानी कैसे आ सकता है?
बारिश से, बारिश गिर रहा है, मुंह खोल के खड़े हैं, पी लिए, वही नहा लिए बारिश में, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। दो तरीके है ना, ठीक है। एक मिनट, हेलो, गुड मॉर्निंग, बताइए बताइए। हाँ क्लास में, क्लास में। अच्छा तो कुछ विशेष? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी तो डेमो चालू हो गया, बैठा दो अभी, पैसा वैसा मत देना। नहीं 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 नहीं, देवेंद्र नगर, प्रॉपर देवेंद्र नगर बस। और दूसरा तरीका क्या है भाई? भाई जैसे अब बारिश हो गया, पूरे घर में लबालब पानी से भर गया, होता है ना बारिश के समय में, कई नए नए कॉलोनी में ड्रेनेज वेनेज नहीं रहता, तो क्या होता है, घर के अंदर पानी आ जाता है, पलंग के ऊपर बैठे हैं, पानी नीचे है, बढ़िया। कई लोगों को थोड़ा सा मस्ती छाता है, तो बढ़िया ऐसा ऐसा, भले वो नाली का पानी क्यों ना हो, तो अपन क्या करते हैं, पलंग में बैठ गए, देखियोगे ना पेपर पर में फोटो आता है ऐसा ऐसा बढ़िया मस्त। अब ठीक है ना, परेशान होने से अच्छा एंजॉय कर लो थोड़ा सा, है पानी। तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, भैया पानी पीना वहीं पी लो, डूब के नहा लो, नहाते नहाते पानी पी लो। कई बार चला भी जाता है पानी सर। तालाब में नहाए हो आप लोग? कौन कौन है? नहीं नहाए हो तो बोल रहा। कभी कभी ऐसे होता है ना, तालाब का पानी पी लेते हैं अपन, मतलब ऐसे पीना नहीं चाहते, चला जाता है, तो अपन ऐसे अनइंटेंशनली ऐसा पी लेते हैं, क्या हुआ? छी सर, कुछ नहीं होता बेटा। अच्छा अच्छा, तो पियो पानी का भी मतलब असर, हाँ चला गया है वही वाला, तो थोड़ी ना ऐसे पी रहा है ऐसे करके। कई बार ऐसा लगता है इतना गंदा पानी पी लिया, अब तो गया मरीज जाएंगे, ऐसा नहीं होता ऐसा कुछ। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है, ठीक है। हम लोग तो बचपन, मैं तो बचपन में इतना पानी अंदर चले जाता था, कुछ नहीं होता था। अभी तो ज़रा ऐसा है कि नॉर्मल जो रनिंग वाटर है उसका पानी हम नहीं पीते, नगर निगम का, उसको भी फिल्टर करना है, बॉटल का पानी पीना है, ये सब फालतू का रहता है। ठीक है, बीमार पड़ेंगे, ठीक भी तो हो जाएंगे, चलता है। पहले तो क्रिकेट विकेट खेलते थे लड़के लोग, खास तौर पे इसको एक्सपीरियंस ज़्यादा करते हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं, नाली में गया, नाली से बॉल निकाले, पटक पटक के सुखा दिए, उसके बाद फिर क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद अब ग्राउंड में है तो कहाँ पानी बॉटल पहले उतना, अभी तो खैर फिर भी चलन है, कहीं भी आसपास नल चल रहा है वहीं हाथ धो लिए, उसे पी लिए, नाली वाला अभी तो सैनिटाइजर, हैंड वॉश, जेब में हैंड वॉश लेके घूम रहे हैं, सैनिटाइजर लेके घूम रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद भी हाथ से पानी नहीं पीना है, फिर भी कुछ नहीं होता था, नाली वाला हाथ से ही पानी पी लेते थे, उसी से ही खा रहे हैं सब चीज बचपन में। चलिए, तो दूसरा तरीका क्या है कि कुल मिलाकर के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, बॉडी के सारे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना। ब्लड सप्लाई करने का मकसद ये होता है कि उसको न्यूट्रिशन, वाटर, ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो वो दूसरे तरीके से भी हो सकता है। क्या दूसरा तरीका कि फॉर एग्जांपल हम सब लोग क्या है, टिश्यू हैं, या हम लोग सब सेल हैं, है ना, तो हमको दो तरीके से हमको पानी मिल सकता है ना। एक तरीका कि मैं जिसमान आप सब लोग क्या है, सेल हो, आप सब क्या सेल हो, है ना। तो अब यहाँ से मैं एक पाइपलाइन निकालूं, और उस पाइपलाइन छोटा छोटा ऐसा निकला हुआ नल है, तो आप क्या करो, ऐसे नल से पानी पी लोगे, आप सब लोग अपना अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर दो। दूसरा ये तरीका है कि इसको पूरा पानी से भर दूं, तो आप डूबे हुए, मान के चलो हम डूबे हुए हैं पानी में, इमेजिन करो ये पूरा का पूरा एक क्लासरूम में पानी भरा हुआ है, हम क्या है, हम डूबे हुए हैं, जब मर्जी आ रहा है पी ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्या होता है, एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर क्या है, सारे ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन ब्लड में डूबे हुए रहते हैं, है ना। और वो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, लाइक कॉकरोच वगैरह हो गया, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हार्ट ही बोलते हैं, बट वो नॉर्मल हार्ट जैसा नहीं होता, वो एक पंपिंग ऑर्गन। वो क्या कर रहा है, वो जैसे ये सब ऑर्गन है, आप लोग मान के चलो ये बॉडी है,
ठीक है। तो ये मैं हार्ट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से पानी को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है, वो ऐसे जा रहा है, फिर वापस रिटर्न आएगा, क्योंकि कोई चीज़ आगे जाएगा तो वो फोर्स से पीछे भी तो आएगा ना। वो वाला खेले ना, तो बचपन में वो पानी वाला जो रिंग डालने वाला रहता है ना, पास से बटन छोटा सा, इधर दबाएंगे एयर जाएगा, पानी से फिर वो रिंग ऐसे उसमें चढ़ाने वाला, पूरा चढ़ाने वाला, कभी किया हो आपको? ऐसे ऐसे करते ना यार, ऐसा मजा आता था ना बचपन में। अभी तो वो क्या वीडियो गेम खेलते रहते हैं लोग, ऐसे का नहीं किया हो कभी? है ये नहीं खेली? चलो कोई बात नहीं, नहीं खेले। कौन कौन नहीं खेला वाला? छोटा सा आता है ना प्लास्टिक, ऐसे पानी वाला रहता है, अंदर रिंग रहता है, ऐसे दबाओगे तो क्या एयर ब्लो होता है पानी में, तो वो फोर्सफुली फिर वो रिंग को ऐसे आगे ढकेलता है। तो ऐसा टैलेंट दिखाना रहता है ना कि रिंग डालना है करके, वो एक्चुअल में हमारे टैक्टाइल सेंसेशन को एक्टिवेट करने के लिए होता है। हम कितना चीज़ों को कंट्रोल रख सकते हैं अपने अपने फिंगर्स। तो वैसी टाइप का होता है हार्ट, हल्का सा ऐसे दबाए तो ब्लड ऐसे गया, फिर वापस आया ऐसा, तो उससे क्या होता है, फ्लो हो रहा है कंटिन्यूस। तो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वाटर फ्लो हो रहा है। अब आप लोगों की मर्जी है, पानी बह रहा है पी लो, हम सब डूबे हुए हैं, यूज कर लो डिफ्यूजन के थ्रू। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लोज्ड ट्यूब ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। सारे ऑर्गेन्स जो होते हैं डूबे हुए होते हैं किसमें, बॉडी फ्लूइड में, है ना। वो ब्लड हो सकता है या नॉर्मल बॉडी फ्लूइड हो सकता है, और उसी बॉडी फ्लूइड से डायरेक्ट वो लोग ऑक्सीजन ये सब चीज को कंज्यूम करते हैं। बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है। तो इतना दुनियादारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका एग्जाम्पल। तो जब दो चीज़ों को याद रखना हो तो हमेशा एक ही को याद रखना चाहिए, है ना। तो क्लोज्ड का याद रखना। अच्छा, क्लोज्ड का एग्जाम्पल बता बेटा। और एक तो अपना याद रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि अपने ही नहीं याद रख लो। तो सबसे पहला क्या है, फाइलम कॉर्डेटा, ये तो याद रखना ही है। दूसरा एनालिडा, और सेफेलोपोडा ऑफ मोलस्का। बट आपके बुक में नहीं दिया है, तो आपको वो याद नहीं रखना है, नहीं तो आप मोलस्का लिख दोगे, क्योंकि मोलस्का जो होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। दे आर एक्सेप्शन बेटा। एक्सेप्शन, वो तो पॉरीफेरा में भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। पॉरीफेरा में हम लोग क्या बोले, क्या पढ़े, एसिमेट्री होता है ना। तो मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरेंस है, नॉट ऑल पॉरीफेरेंस। उसमें भी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको आपको ध्यान नहीं रखना, वरना कंफ्यूजन में आप वही गलती करोगे जो वो चाहता है। नॉलेज होना एक अलग बात है, और सही चीज को सही जगह अप्लाई करना एक अलग बात है। ठीक है। सिफेलोपोड्स का एग्जांपल, ऑक्टोपस, स्क्विड भी आते हैं, जितने भी टेंटेकल्स वाले होते हैं ना, समझ आ रहा बात। लॉलिगो स्क्विड होता है, ऑक्टोपस, ये सब क्या है, सिफेलोपोड्स हैं। व्हाट इज सिफेलोपोड्स? सिफेलोपोडा कौन सी कैटेगरी का होता है ये? मतलब ये एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की कौन से क्राइटेरिया में आता है? सबफाइलम। सबफाइलम नहीं है बेटा, वो क्लास है, वो क्लास है। ठीक है, 6 क्लासेस होते हैं, उसमें से एक लास्ट क्लास होता है सिफेलोपोड, क्लास है वो सिफेलोपोडा। ठीक है, सबफाइलम नहीं है। सबफाइलम और डिफरेंट क्राइटेरिया है उसका। जनरली जब भी हम पढ़े हैं तो फाइलम और क्लास पढ़ते हैं, कॉर्डेटा का बस सबफाइलम पढ़ते हैं बस, और किसी का सबफाइलम नहीं पढ़ते। कहाँ कहाँ पढ़ते हो इस? पहले पढ़े हो क्या? अच्छा, नहीं क्लास है वो। जैसे इंसेक्टा एक क्लास है, इंसेक्टा एक क्लास है। ठीक है, उसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं ऐसा, तो वो सब क्लासेस ही हो। जितने भी एनिमल का डिस्क्रिप्शन क्लासेस में आता है। सब फाइलम हम कॉर्डेटा में पढ़ते हैं बस, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा।
बस वही 3 सब फाइलम पढ़ते हैं, आगे कहीं नहीं पढ़ते वहाँ, होते हैं बट हम पढ़ते नहीं। और आपको क्लासेस का डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है कि एनसीईआरटी में नहीं है। नॉलेज रखो बट आपको ध्यान वही रखना है जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि वो आपसे वही एक्सपेक्ट करेगा जो एक लाइन लिखा गया। चलो, मोलस्का 6 क्लासेस में से सिर्फ एक ही क्लास में बस एक्सेप्शन है जो आपको एनसीईआरटी वाला नहीं पढ़ने की बात करता है ना। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो फाइलम मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखेंगे, ठीक। क्लोज्ड, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा, तो आपको ध्यान एटलीस्ट इसको रखना है, ये आता है। देन उसके बाद क्या देखेंगे बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, क्यों होता है? फूड के डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरीके का होता है, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। एब्सेंट भी होता है, मतलब ऑब्वियसली अब इनकम्प्लीट के पहले और एब्सेंट ही आएगा, बट वो आपको स्टडी नहीं करना है ना, वो एक ही फाइलम में होता है। प्लेटिलेमेंट्स में दोनों पाए जाते हैं, एब्सेंट भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट क्यों होता है इसको समझोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंप्लीट क्यों होता है, क्यों कंप्लीट क्या होता है? कोई एक एनिमल की बॉडी है, ये माउथ है, और ये एनस है। माउथ से फूड इंजेस्ट किए, इस कैनाल में डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो अब एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है, मतलब माउथ और एनस होना चाहिए। कारण हम ऐसे चीजों को खाते हैं जो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। और एनिमल जो रहता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? इनगल्फिंग, एनगल्फ करने को होलोजोइक थोड़ी ना बोलते बेटे। 5 स्टेप होना चाहिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में, पिछले क्लास में बताया था। क्या क्या? चलो ये नए लोगों से पूछते हैं। हाँ बता बेटा। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप के बिना वो होलोजोइक नहीं कहलाएगा। बताओ। एसिमिलेशन, सही बोल रहे हैं। हो सकता है। आप बताओ। ए बेटा इधर देखो, आप बताओ। डाइजेशन, डाइजेशन पहले खाओ तो सही, कि बाहर ही डाइजेस्ट करना है। फंगाई फंगाई क्या करते हैं? फंगाई क्या करते हैं? फंगाई में डाइजेशन कैसे होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करता है। हाँ बताओ। एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। खैर नहीं पता तो नहीं पता बोलना बेटा, लिख लेना बाद में। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब बात ये आती है कि यार ये 5 स्टेप होना चाहिए, तो 5 स्टेप के लिए ये सिस्टम होना चाहिए। पर इंजेशन के लिए माउथ होना चाहिए, डाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? कैनाल, एक जगह होना चाहिए, एंजाइम्स बनने चाहिए। एब्जॉर्प्शन के लिए भी एक जगह होना चाहिए, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन इज डिफरेंट प्रोसेस, है ना, यूटिलाइज करने के प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद इजेशन करने के लिए भी एक जगह होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। अब इनकम्प्लीट क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड फूड को इंजेस्ट नहीं कर रहा है, मे बी वो पार्शियल डाइजेस्टेड को कर रहा है,
ठीक है। तो अगर पार्शियल डाइजेस्टेड है उसको बहुत ज़्यादा इजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी एनिमल को वो ऐसा फूड ले रहा है जिसको इजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर ये जो सिस्टम है इसको पूरे करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ये कोई एनिमल है, ये क्या है, उसका माउथ है ना, ये उसका हो गया एलिमेंट्री कैनाल, ये बंद है यहाँ से, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, एक सेकेंड ओपनिंग नहीं है ना। तो अगर प्री डाइजेस्टेड पार्शियल डाइजेस्टेड अगर फूड ले रहा है तो उसको इजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। इजेशन तभी करेंगे जब अनडाइजेस्टेड फूड ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, देन उसके बाद हमको इजेशन की जरूरत पड़ेगी, बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी अनडाइजेस्टेड फूड को। बट यहाँ नहीं है वैसा, है ना। तो वैसी टाइप का फूड आजकल लेते हैं ना हम लोग, कि नहीं लेते हैं? क्या फास्ट फूड नहीं करना पड़ता उसको, इजीली ना हो तो। अगर जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा वो इजीली इजेस्ट होता है, तो इजेशन की जरूरत तो पड़ रही ना। मैंने बोला इजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। कौन से टाइप के फूड हैं इजीली जो एब्जॉर्ब होने वाला फूड है? ग्लूकोज हो गया, जूस हो गया, लिक्विड फूड्स हो गए। आजकल तो बॉडी बिल्डर लोग अमीनो एसिड्स लेते हैं प्रोटीन के फॉर्म में। प्रोटीन क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की चेन होती है। तो आप उसको खाएगा प्रोटीन को, जैसे चिकन, मटन या सोयाबीन, दाल, तो उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद फिर वो एब्जॉर्ब होगा। और प्रोटीन में फाइबर्स भी होते हैं बहुत सारे प्रोटीनस फूड में। तब जैसे कि मसल खा रहे हैं, मसल प्रोटीन खा रहे हैं, तो मसल प्रोटीन पूरा का पूरा प्रोटीन थोड़ी ना होता है 100%। आप 1 किलो चिकन खाओगे तो पूरा का पूरा थोड़ा डाइजेस्ट होता है। वो मुश्किल से मुश्किल 20% के आसपास प्रोटीन मिलता है हमको उसमें। वो मसल प्रोटीन का जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो समझ आता है। आप भाई 1 किलो चिकन खा रहे हैं तो पूरा डाइजेस्ट होकर पूरा एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है। 20% 25% हार्डली प्रोटीन मिलता है उससे। समझ आ रहा बात आप लोगों को? 20% मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, बाकी 80% एडजस्ट होगा। फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन अब क्या ले रहे हैं लोग? अमीनो एसिड ले रहे हैं, पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इजीली एब्जॉर्ब हो जा रहा है, सीधा पानी में घोल के पी जा रहे हैं। तो बॉडी जब मेहनत करता है ना, तो उसके हिसाब से बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी चेंजेस होता है। इसीलिए ये सब जो फूड है आजकल जो चलन में है, इसलिए दुनिया भर की बीमारियां होती हैं लोगों को। जैसे लोग गन्ना रस पीते हैं, धड़ाधड़ पीते हैं, भयंकर सारा पीते हैं ना, और दे भैया 1 गिलास और, बर्फ ज्यादा डालना, ठंडा ठंडा खटाखट पी रहे हैं। अरे आप जब आप गन्ना छील के खाते हो तो क्या आप उतने देर में 1 गिलास जूस आसानी से ले लेते हो क्या? नहीं। गन्ना छीलोगे, काटोगे, चबाओगे, थोड़ा सा रस आया, सलाइवा मिक्स हुआ, ठीक है, तब तक बॉडी प्रिपेयर करना चालू कर देता है। हाँ अब शुगर जा रहा है, अब उसके हिसाब से मैं प्रिपरेशन करूंगा। यहाँ तो एक गन्ना खाने में जितना समय लगता है उससे कम समय में 3 गन्ने जितना आप जूस खटाक से अंदर डाल लिए, तो बॉडी प्रिपेयर ही नहीं कर पाए होते शुगर को मैनेज करने में। और ऐसे ही अगर बार बार करते हैं तो फिर बॉडी में दिक्कत आना चालू होता है। तो ये सब जो इजीली जिसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता है ना, ऐसे फूड्स बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। इसी कारण ह्यूमन इंटेस्टाइन छोटा हुआ है खाने के तरीके के कारण। मालूम है आप लोगों को? पहले बॉडी हमारे थोड़ा सा बड़ा होता था, हमारे पूर्वजों का, आदि मानव का, ठीक है। जब वो लोग बिना पकाए खाते थे, कच्चा मांस खाते थे या कच्ची चीजें खाते थे, तो क्या होता था, कच्ची चीजें जाएंगे तो उसको बहुत लंबा समय चाहिए डाइजेशन के लिए, और एक लंबा इंटेस्टाइन चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। अब पका के खा रहे हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो खिचड़ी बना लिए, इजीली डाइजेस्ट हो रहा है, इजीली पास हो रहा है बॉडी से, ठीक है। तो जब चीजों को बहुत ज्यादा मेहनत करके डाइजेस्ट नहीं करना पड़ेगा तो इतना लंबा चौड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वैसे ही क्या हुआ, कुछ पैरासाइट्स जो हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर थे, जो इजीली प्री डाइजेस्टेड फूड या पार्शली डाइजेस्टेड फूड वाले एरिया में अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब मान के चलो कि ज्यादातर जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन से फाइलम में मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में मिलेगा आपको, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में मिलेगा। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मोस्ट ऑफ द
एनिमल्स जो होते हैं दे आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब जो बॉडी के अंदर होते हैं, और उनमें से भी बहुत सारे जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, अलग अलग एनिमल के, ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमन। अब मान के चलो कि ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पर कोई एनिमल है, पैरासाइट है, दैट इज प्लेटिहेल्मिन्थ्स, टेपवर्म मान लो। अब यहाँ पर क्या है, डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, भाई यहाँ तक डाइजेस्ट हो गया या पार्शली डाइजेस्ट हो गया फूड। तो अब जब पार्शली डाइजेस्ट हो गया है और या पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया, तो अब चीज़ों को वो सीधा इंटेक करेगा ना, सीधा एब्जॉर्ब करेगा ना। अगर कंप्लीट डाइजेस्टेड है तो सरफेस एरिया से एब्जॉर्ब कर लेगा, पार्शली डाइजेस्टेड है तो इंटेक करेगा, थोड़ा सा और डाइजेस्ट करेगा, फटाक से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसको बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो समय के साथ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, आधा हो गया, छोटा हो गया। ये सब इवोल्यूशनरी ट्रेंड के हिसाब से चलता है। हमारी बॉडी इवोल्यूशन के हिसाब से चेंज होते रहती है। पहले हमको बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में हेयर्स की आवश्यकता थी, कीड़े मकोड़े हैं, बैठना है, रफ सरफेस में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, गिर गए हैं, कोई हमला कर दिया हमारे ऊपर, तो बाल हुआ करता है, ठंड है गर्मी है, उससे बचने के लिए। अब धीरे हम क्या कपड़े पहनना चालू किए तो बॉडी में अब हेयर्स की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे बॉडी के हेयर्स खत्म हो रहे हैं, जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था खत्म हो रहा है, जरूरत ही नहीं। धीरे धीरे हेयर के भी बाल जा रहे हैं, ना हेड के। एक समय के बाद ये भी नहीं बचेगा, सब गंजे हो जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। ना तेल लगाने की टेंशन, ना शैम्पू, और शैम्पू तेल खर्चा बचेगा ना ही बाल कटवाने का टेंशन, इतना खर्चा हो रहा है, ना ही उसको कंघी लगाओ, कितना टाइम बचेगा लोगों का, सोच। नहीं बेटा, गर्ल्स तो ज़्यादा परेशान रहते हैं, लड़के लोगों का क्या, ऐसे उठ के आ गए, मैं तो और ज़्यादा, मैं तो कंघी भी नहीं करूँगा तो भी कुछ नहीं होता, इतना हार्ड है बाल मेरा। एकदम कूलर के सामने भी रहता हूँ ना तो भी टेंशन नहीं रहता कि बिगड़ जाएगा, ऐसे मुँह घुसा के कूलर के सामने थोड़ा सा से किए वापस जम गया, और नहीं भी जमा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये इनकम्प्लीट क्यों बना, कंप्लीट क्यों है? तो इसका एग्जांपल प्लैटिहेल्मिन्थ्स क्यों है? प्लैटिहेल्मिन्थ्स क्यों है? दे आर एंडोपैरासाइट, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट, इसलिए उनको बहुत ज्यादा डाइजेशन की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? अब इसको रटना नहीं, याद रखना। कंप्लीट कहाँ चालू होगा? एलिमेंट्स टू चलिए, हो गया इतना। चलो हटा दें। फिर उसके बाद सिलोम, एक साल कोई बच्चा ईमानदारी से देगा ना बेटा, आराम से सिलेक्शन होता है। एक साल ईमानदारी से, ये दोनों चीजें नहीं होती, लेकिन एक साल पूरा नहीं देते और ईमानदार जितना भी देते हैं उसमें ईमानदारी से टाइम नहीं देते, बस वही डिफरेंस आता है। एक साल ईमानदारी से मेहनत करना रेगुलर, वहीं पर बस पीछे चले जाते हैं लोग। हटा दें। इसका देखते हैं सिलोम। सिलोम को दो लाइन से समझना है हमको, है ना, दो लाइन से इसका हमको समझना है। पहला, व्हाट इज सिलोम? कैविटी तो बोतल के अंदर भी होता है, जो भी खाली जगह है वो कैविटी आ जाता है। बॉडी कैविटी और आगे कहाँ होती है, किसके किसके बीच में होती है? ये बॉडी कैविटी
भाई बॉडी की कैविटी तो बॉडी में कहीं भी हो सकती है, तो एक्चुअल में सीलोम किसको बोला जाएगा? बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल एंड गट वॉल। देन सेकेंड लाइन ध्यान रखना बेटा, क्या? एंड दिस बॉडी cavity lined by mesoderm, अब एक एक करके समझते हैं बॉडी कैविटी क्या है। जैसे माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक, ये इंटेस्टाइन। मान के चलो कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा कट कर दे रहा हूं, कट कर दिया, अब इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूं, ऐसे होगा ना, ये ऐसा है, ऐसा। अब इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, सिंपल सी बात है ना। ये स्ट्रक्चर ऐसा ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, इसको अपन ऐसे करके दिखाते रहे, है ना। तो ये क्या है भैया, ये बॉडी का आउटर वॉल है कि इनर वॉल है, ये वाला, तो ये बॉडी वॉल हो गया, आउटर इनर बाद में देखेंगे। ये क्या है भैया, ये एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को और क्या जीयूटी गट भी बोलते हैं, है ना। ये एलिमेंट्री कैनाल और जीयूटी गट भी बोलते हैं, बोल बात समझ आ रही? ठीक है, तो इसका भी तो एक वॉल होगा, जैसे ये रूम है, इस रूम का ये वॉल है, ये वॉल अंदर का वाला है कि बाहर का? ये वॉल कौन सा सरफेस है? ये वॉल इनर सरफेस है ना। ये रूम के वॉल का ये जो सरफेस है, ये इनर वॉल सरफेस है, इनर सरफेस है दीवार का, और बाहर साइड आउटर सरफेस होगा, ठीक है। तो वैसे ही एलिमेंट्री कैनाल का एक इनर वॉल होगा और एक आउटर वॉल होगा। तो ये क्या है, गट वॉल, आउटर के इनर, आउटर, यहां से क्या पास होगा? अरे बाबा यहां से फूड पास होगा ना, यहां से फूड पास होगा ना कि नहीं होगा? यहां से फूड पास होगा, ये गट वॉल हो गया। और ये वाला जो हिस्सा है ये बॉडी वॉल है, तो बॉडी वॉल का इनर सरफेस है कि आउटर है? इनर, दैट इज बॉडी वॉल। बॉडी वॉल ये इनर है और ये आउटर है, बात समझ आ रही है? तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो खाली स्पेस होता है दैट इज सीलोम। तो सीलोम जो है कौन कौन से वॉल के बीच में? आउटर गट वॉल एंड इनर बॉडी वॉल, ठीक है। बट सेकेंड लाइन भी होना चाहिए, तब जा करके इसको हम सीलोम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला। तो ये जो कैविटी है, खाली जगह है, इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। तो मेसोडर्म से कैसे लाइंड होगा भाई? ये एक खाली जगह है, तो खाली जगह के अंदर साइड भी मेसोडर्म होना चाहिए, खाली जगह के बाहर साइड भी मेसोडर्म होना चाहिए। तो ये क्या है?
मेसोडर्म, मेसोडर्म। अब इसके बीच में जो खाली जगह दिख रहा है दैट इज सीलोम। अब बोलेंगे सीलोम। अब बात आती है व्हाट इज मेसोडर्म। ठीक है सर, बाकी सब समझ आ गया। मेसोडर्म बताओ क्या होता है मेसोडर्म। हाँ बोलो भाई, बताओ बेटा मेसोडर्म क्या है। जर्म लेयर है। कब बनता है, क्यों बनता है? कौन से फेस में बनता है? मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस के कौन से फेस में ये अपीयर होता है? गैस्ट्रुलेशन। और इस गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला फेस है ना। जाइगोट आगे बढ़ेगा, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में ही क्या होता है, 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। 3 जर्म लेयर्स बनेंगे। तीनों जर्म लेयर जो होते हैं दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब ये जो 3 जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो सबसे पहले बनता है 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मतलब जाइगोट आगे डेवलप होगा, एक बच्चा जब बनने वाला होगा किसी भी एनिमल का, तो 2 टाइप का सेल्स अपीयर होता है। जाइगोट फर्दर जब डिवाइड होगा तो 2 टाइप का सेल बनेगा, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। किसी किसी एनिमल में इसी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से उसके बॉडी के सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, किसी किसी एनिमल में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द एनिमल की बात करूं तो मैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक नया सेल का फॉर्मेशन होता है दैट इज मेसोडर्म। तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही तीनों जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, मिल करके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। हर एक जर्म लेयर एक एक ऑर्गन या टिश्यू को बनाने का ठेका ले लेते हैं। ठेका समझते हो, है ना भाई। जैसे आप एक घर बनाओगे तो एक ही आदमी आप घर भी बनाएगा, रेती सीमेंट होएगा, ईटा जोड़ेगा, कंक्रीट बनाएगा, फिर उसके बाद वही प्लास्टर कर रहा है, उसके बाद वही बिजली का काम कर रहा है, वही पेंटिंग का काम कर रहा है, वही टाइल्स लगा रहा है, वही इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, वही प्लम्बिंग का काम कर रहा है, वही फर्नीचर का काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा करने वाला है तो कभी मत कराना उससे, क्योंकि कोई काम ढंग से नहीं होने वाला। समझ आ रहा है? ठीक है, पार्टीशन ऑफ लेबर समझते हैं ना, जैसे मतलब हर काम के लिए एक अलग टाइप के लोगों का अपॉइंट। तो बॉडी क्या करता है, एम्ब्रियो क्या करता है, वो 3 टाइप के सेल्स को अपॉइंट कर देता है कि भैया देखो एक्टोडर्म तुमको ये बनाना है, मेसोडर्म को ये बनाना है, एंडोडर्म को ये ऑर्गन बनाना है। जैसे पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म बनाएगा, स्किन एक्टोडर्म बनाएगा, ठीक है, मसल, ब्लड, बोन मेसोडर्म बनाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स हो गया किडनी, लंग, लिवर, ये सब एंडोडर्म बनाएगा। ये एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ऐसे 3 जर्म लेयर मिलकर पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक समझ आ गया बात? ठीक है, तो 3 में से जो एक जर्म लेयर दैट इज मेसोडर्म। मेसोडर्म पहले से रहता है कि बाद में बनता है? बाद में बनता है। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एनिमल किंगडम में, जब क्वेश्चन बनता है तब। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म पहले बना, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल पहले अपीयर होते हैं। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल पहले अपीयर होते हैं। सिलेंटेटा, टिनोफोरा आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। प्लेटिहेलमिन्थ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसमें एक नया सेल अपीयर होता है मेसोडर्म, इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों से एक नया सेल अपीयर होता है मेसोडर्म, जो कि एक अलग फंक्शन करता है। तो मेसोडर्म अगर है तो ही वहां सीलोम बनेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सीलोम वर्ड एक्चुअल में फिर कहां से यूज करना चाहिए, पोरिफेरा, सिनेटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थ, नेमेटिहेलमिन्थ? प्लेटिहेलमिन्थ से क्यों करोगे? क्योंकि पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वहीं से चालू होता है, मेसोडर्म होता है। तो आप सीलोम वाली बात कहां से चालू करोगे? प्लेटिहेलमिन्थ से करोगे। समझ आ रहा है? क्योंकि बिना मेसोडर्म के सीलोम नहीं बनने वाला। तो क्या मेसोडर्म का होना सीलोम होने की गारंटी है? नहीं। इसीलिए पहला एक्चुअल में सीलोम अपीयर होता है एशेलिमिन्थस।
तो प्लेटिलिमिन्स में से मेसोडर्म होता है, लेकिन सीलोम नहीं बनता। क्यों? क्यों? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट ही नहीं होता उसके में। तो पहला अपन लाइन क्या लिखे? सीलोम होने के लिए क्या होना चाहिए? बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में खाली जगह होना चाहिए। गट वॉल हो तभी तो ना, बॉडी वॉल हो और यहां पर बॉडी वॉल हो और यहां पर गट वॉल ही गायब है। ये बॉडी वॉल है, अरे यार ये बॉडी वॉल है, हाँ? इतने हिस्से में देखें ये बॉडी वॉल है, गट है ही नहीं, तो फिर कहेगा सीलोम। लेकिन उसमें मेसोडर्म है, तो मेसोडर्म तो सेकेंडरी है ना। पहले क्या होना चाहिए? पहले बॉडी वॉल और गट वॉल तो हो, फिर मेसोडर्म की लाइनिंग होगी, देन उसके बाद क्या अपीयर होगा? सीलोम अपीयर होगा। सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, एक बार अपन समझ जाते हैं तो हम कोई सा भी क्वेश्चन बना लेते हैं। 5 क्वेश्चन अगर एनिमल किंगडम से है तो 2 बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन से आता है। समझ आ रहा बात? मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 35-40% सीबीसी से आता है शुरुआत से। और बात यह है कि इसको पढ़ने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, इसको समझने के लिए, इसके एग्जाम्पल्स। तो अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल यहीं लिख लेते हैं सब, है ना, इजी हो जाता है। और लिखने से भी कई बार याद नहीं होता, तो हम समझ लेंगे, समझ लिए तो वैसे ही बन जाएगी। इस बार 4 क्वेश्चन करीब आया था। कितना क्वेश्चन आया? 4 के आसपास आया था एनिमल किंगडम से। अच्छा, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पूछा था बस, जो भी बनने लायक था। चलो ये हो गया बेटा, समझ आ गया बात। तो ये जो है ये ट्रू सीलोम है, ठीक है। तो सीलोम कितने टाइप का होता है? सीलोम 3 टाइप का होता है। क्या क्या? एसीलोमेट एनिमल या एसीलोम, दूसरा सूडोसीलोम, सीलोमेट, और यूसीलोमेट, यूसीलोम, और ट्रूसीलोम। तो एसीलोमेटा या एसीलोम आपको क्या मिलेगा भैया? देखो इधर, अगर गट वॉल है, बॉडी वॉल है, तो भी सीलोम का होना जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस होना चाहिए। दूसरा चीज और अपन समझ लें कि ह्यूमन बॉडी से सीलोम को नहीं स्टडी करना है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया। सीलोम वर्ड जो होता है वो एम्ब्रियोनिकली ओरिजिन स्पेस होता है। मतलब ये जो सीलोम है ये अपीयर होता है एम्ब्रियो में। अभी हमारे बॉडी में जो खाली स्पेस है गट वॉल बॉडी वॉल के बीच में, उसको सीलोम नहीं बोला जाता, उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं ये क्या है? ये क्या है? ये पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है। तो ये पेरिटोनियल कैविटी एक्चुअल में आया कहां से? इट इज अ स्पेस ऑफ सीलोम। चलो ये स्पेस सीलोम का ही है। सीलोम आगे चल के पेरिटोनियल कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीलोम जो है वो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के समय बनता है। एम्ब्रियो जब बनना चालू होता है ना, तो ही सीलोम अपीयर होता है। सीलोम इसीलिए अपीयर होता है ताकि बॉडी वॉल और इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पेस बने और उस स्पेस में डिफरेंट ऑर्गन्स की फीलिंग हो सके, डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो सके। वो स्पेस को बनाया जाता है एम्ब्रियो के समय। उसको सीलोम हमारे में होता है नहीं समझना। कई लोग यही समझ के आगे पढ़े रहते हैं, मैं बता रहा हूँ। एकदम बच्चे लोगों को लगता है सीलोम हमारे बॉडी में जो है वही सीलोम, ऐसा नहीं है। ये एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म पाया जाता है। क्या है हमारे बॉडी में? एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म। अभी हमारे बॉडी में क्या नहीं है, तो फिर सीलोम कैसे होगा? सीलोम क्या होता है? लाइंड बाय मेसोडर्म। अभी तो मेसोडर्म है ही नहीं। समझ आ रहा बात? अभी कहाँ है मेसोडर्म हमारे में? वो तो एम्ब्रियो में होता है। अभी हमारे में ऑर्गेन्स है, किससे बना है? मेसोडर्म से बना है। मेसोडर्म तो डिसअपियर हो गया डिफरेंट ऑर्गेन्स को बनाने में, इसीलिए ये एम्ब्रियोनिक कैविटी होती है, ध्यान रखना। एडल्ट में नहीं होता ये, ठीक है। चलो अब वो जो डायग्राम है उसको देखो, उसको समझते हैं। सीलोम का जो डायग्राम है, 3 टाइप का डायग्राम है, दिख रहा है? सबसे नीचे वाला ए सीलोम, सबसे नीचे वाला डायग्राम दिख रहा है।
अरे 3 ऐसे गोला गोला ना चक्री, एनसीईआरटी नहीं लाया क्या बाबा आपको? नहीं रखे, बहुत बढ़िया है कि नहीं है? एक उधर दे दो, आप उधर दे दो, बाजू वाली का देख लो, दिख रहा है भाई? हाँ एकदम, बस बस वही तो खोला था, वही तो था बेटा, जो ओपन किए थे ना गलती से। हाँ अच्छा वो वाला है क्या? हाँ सबसे नीचे सी वाला डायग्राम कौन सा है? ए सिलोमेट। अब ए सिलोमेट में आप ध्यान से देखो डायग्राम को ना, ध्यान से देखना। सबसे आउटर जो वॉल है, मतलब बॉडी वॉल का जो इनर है, वो एक अलग कलर का सेल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो गट वॉल है, दिख रहा है ओपनिंग, दिख रहा है गट की ओपनिंग दिख रही है ना, उसके बाहर एकदम ध्यान से देखना पास से। आप कभी देखे नहीं होंगे इससे पहले अपने जीवन में, एकदम पास से देखना, छोटे छोटे सेल्स हैं, वो एक अलग कलर का है, ठीक है। फिर जस्ट उसके ऊपर देखो, एक अलग कलर का है, दो दो सेल्स की लाइनिंग है, दो सेल की लाइनिंग है, वो अलग कलर का है। उसके बाहर दो अलग अलग कलर के सेल हैं। इधर देखो, मैं ऐसी बिना कलर के, चलो इधर देखो, जैसे यहां पर ऐसा, ये दो सेल लेयर दिखा, ये क्या है? ये क्या है? ये एक्टोडर्म है। उसके बाद देखो बेटा, यहां पर एकदम दो सेल की लेयर है, ये क्या है? ये एंडोडर्म। देन उसके बाद अब ध्यान देना, इसके ऊपर एक सेल की लेयर और इसके ऊपर एक सेल की लेयर, ये क्या है? ये मेसोडर्म। तो दो दो सेल की लाइनिंग है, दो दो सेल का लेयर है। एक्टोडर्म का दो है, एंडो का दो है, मेसो का दो है। तो मेसोडर्म, यहां पर मैंने एक सेल का लेयर इधर बनाया गट वॉल के बाहर, एक सेल का लेयर बॉडी वॉल के अंदर बनाया, और इन दो सेल के लेयर के बीच में जो स्पेस डेवलप होता है, दैट इज सिलोम। तो यहाँ पर दोनों सेल लेयर हैं, बट उनके बीच में स्प्लिटिंग नहीं हुए, दोनों सेल एक दूसरे से अलग नहीं हुए, इसलिए सिलोम डेवलप नहीं हुआ। समझ आ गया बात? इसलिए वो एसिलोमेट। ए मतलब एब्सेंट, सूडो का मतलब फॉल्स। अब दूसरा जो डायग्राम है उसमें अगर आप देखोगे तो ये एक सेल का लेयर इधर है, एक सेल का लेयर इधर है, ये एक सेल का लेयर ऐसा पैचेस में दिख रहा है आपको। तो दो मेसोडर्म के बीच में जो स्पेस है वही तो सिलोम है। दो मेसोडर्म मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो स्पेस है दैट इज सिलोम। बट ये कंटिन्यू नहीं है, इसीलिए ये ट्रू सिलोम नहीं होता, ये फॉल्स सिलोम। यहाँ पर कंटिन्यू है, इसीलिए ये ट्रू सिलोम है। ध्यान से देखो ना, सेल्स की लाइनिंग देखो। अब जो ट्रू सिलोम है उसमें ध्यान से देखो, आउटर दो सेल लाइनिंग दिख रहा है। डायग्राम ए देखो, एकदम ध्यान से देखो। बॉडी वॉल के अंदर देख रहे हो एक्टोडर्म, है ना। फिर गट वॉल के बाहर देखो एंडोडर्म। उसके बाद मेसोडर्म जो बीच में दिख रहा है, मेसोडर्म का एक सेल लेयर गट वॉल के बाहर है, और एक सेल लेयर बॉडी वॉल के इनर साइड में है, इनर बॉडी वॉल दिख रहा है ना। अब इन दोनों के बीच में कैविटी, खाली जगह है, दैट इज द सिलोम। समझ आया बात? इससे पहले मुझे नहीं लगता आप लोग एंडोडर्म को इतने ध्यान से देखे होगे कभी। रंगोली वो बनाओगे ना, मेहंदी वेहंदी बनाओगे, अभी शादी वादी सीजन चल रहा है, शादी वादी में जाओगे तो इसी को बना देना। सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है बताओ तीनों में से? फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है? थर्ड वाला? तो उसमें ज्यादा फीलिंग्स है ना। गर्ल्स लोग जब मेहंदी बनाते हैं तो जितना ज्यादा भरा भरा रहता है उतना अच्छा लगता है। तो मेरे नजरिए में तो सूडो सिलोम ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा पैटर्न है उसमें, तो डिजाइन है गोला गोला, बीच में बड़ा गोला, आजू बाजू चार गोला, ठीक है, बना सकते हो। दिवाली के समय तक क्या होता है ना, मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाते रहता हूँ, तो फिर उस समय बोलता है रंगोली में HIV वायरस का डायग्राम बनाना, बहुत बहुत सुंदर डायग्राम। HIV वायरस भी कोरोना वायरस होता है। कोरोना इज अ ग्रुप ऑफ वायरस। कोरोना वायरस
खाली वो कोविड-19 को ही नहीं बोलते हैं, कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस, जिसमें ऐसा कोरोना का मतलब होता है क्राउन, राजा का क्राउन होता है ना, ऐसे स्पाइक रहता है, ऐसे ऐसे देखियो, ऐसे ऐसा रहता है ना, ऐसे ऐसे निकले क्राउन में यार, तो ऐसे जो स्पाइक निकला रहता है ना, इसलिए उसको कोरोना मतलब पेरीफेरी में एक स्पाइक निकला हुआ है, ऐसा एक ऑरा डेवलप होता है, इसलिए उसको कोरोना बोल देते हैं। तो जो कोविड-19 है वो भी ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस, HIV भी ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस, वो भी बहुत सुंदर दिखता है, ऐसे स्पाइक स्पाइक रहता है प्रोटीन का। चलो हो गया इतना, हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, एसिलोमेट का एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थस। देखो अगर आपको पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोर आएगा और अगर ऑप्शन में और कुछ नहीं है इनके अलावा तो भी आप उसको टिक कर सकते हो, बट कायदे से आप प्लैटीहेलमिन्थस क्यों बोलते हो? क्योंकि मेसोडार्म उसी में पाया जाता है, मेसोडार्म उसी में पाया जाता है, तो कायदे से प्लैटीहेलमिन्थस करेक्ट आंसर है। समझा? सूडोसिलोमेट का ये आपको नींद में भी याद होना चाहिए। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे सूडोसिलोमेट का एग्जांपल, गहरी नींद में हो गए तो भी आपको आंसर पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत आता है ये, बहुत मतलब भयंकर आया है, इसको तो भूलना ही नहीं है, फिर भी लोग भूल जाते हैं। यूसिलोमेट और ट्रूसिलोमेट का एनालिडा टू एनालिडा टू कॉर्डेटा। ठीक है, हो गया। तो ये जो इतना दुनिया भर का जो कहानी बताया हूं वो सिर्फ इसीलिए, जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन आएगा, तब वो आपसे बनेगा। और डायरेक्ट अपन अगर पढ़ लिए, रट लिए, तो असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाइज में हम फंस जाते हैं। तो असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज आजकल ज्यादा आ रहा है। वो क्वेश्चन आसानी से तभी बनता है जब आपको हर लाइन का एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, तो आपके लिए वो चीजें आसान हो जाती है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना हम क्या फंस जाते हैं कि क्या सच में ऐसा है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल में ही हम सिलोम को देख सकते हैं, अगर किसी में, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि विथआउट मेसोडर्म वी कैन नॉट इमेजिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोम, ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया तो फिर उसमें रीजन जो भी देगा आपको पता होना चाहिए कि क्यों, क्योंकि मेसोडर्म के लाइन के बिना, मेसोडर्म के बिना सिलोम अपीयर नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चीजें पता होंगी तभी तो आप उसको बना पाओगे। क्या सही और क्या गलत तभी पता चलता है जब चीजें क्लियर हो दिमाग में। जब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप सही और गलत में डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हो। और असर्शन रीजन में आजकल इसीलिए डूबते हैं, ना असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज में हम डूबते इसीलिए हैं क्योंकि हम चीजों को क्लियर नहीं समझे। एक बार क्लियर समझ लो, एक बार समझने की जरूरत होती है, बस बार बार, बस उसको मतलब समझना एक बार है, रिवाइज 30-40 बार करना है। क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बनाना है, जितने क्वेश्चन बनाओगे उतना कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, समझने, हम तो चीजें पहले समझ लिए फिर उसको याद कर लिए, अब जो समझे हैं, जो याद किए हैं, वो याद जो किए हैं वो लंबे समय तक याद रहे, और जो हम समझे हैं वो और अच्छे से समझ आए, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, साल भर आपको गिनती के 2-3 चीजें ही करना है। एक, क्या पढ़ना है, दूसरा सोना है, तीसरा खाना है। मतलब ये मैं आप लोगों का डेली रेगुलर रूटीन की बात कर रहा हूँ, मैं स्टडी पैटर्न पे नहीं आया हूँ। मतलब एक साल में आपको अभी से लेके एग्जाम तक 3 ही चीज करना है। सबसे ज्यादा समय पढ़ने में, उसके बाद जो समय बचेगा वो सोने में लगाना है। सर वो बात जो करते हैं थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। उसके बाद खाना भी है अच्छे से, ऐसे नहीं बस दाल भात दाल भात दाल भात दाल भात खा रहे हैं,
हाँ, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप कमजोर हो जाओगे। क्वांटिटी नहीं लेना है, क्वालिटी ऑफ फूड पे फोकस करना, मतलब ठीक ठाक चीजें खाना। कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये पैटर्न होना चाहिए। पढ़ने का क्या पैटर्न होना चाहिए? रेगुलर आपका क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम वर्क आपका रेगुलर होना चाहिए। देन सेकंड, घर जाने के बाद आपको उसको पूरा रिवाइज करना है, जो भी आज पढ़े हो उसको घर जाके रिवाइज करना है। तीसरा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सेम डे लगाना है। ऐसे नहीं कि जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब करेंगे, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हम करेंगे। भूल जाओ कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, भूल जाओ कि आप 200-300 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। बायो के कर लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके 250-300 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्यों? एक दिन 2 दिन में कैसे कर लोगे 250-300 क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री का? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको दूसरे दिन में तो आपको चीजों को रिवाइज करना है, फिर टेस्ट भी आएगा। हर दिन छोटा टारगेट लो, बड़ा टारगेट नहीं लेना है। बड़ा टारगेट के बारे में आपको मेहनत करनी है, लेकिन हर दिन छोटे टारगेट पे मेहनत करनी है। छोटा छोटा मिलके बड़ा टारगेट अचीव हो जाता है। देन उसके बाद चौथा क्या करना है? हर एक टेस्ट को ईमानदारी से देना है, बस इतना। 4 काम आपको पढ़ाई से रिलेटेड करना है। रेगुलर क्लासरूम, रेगुलर सेल्फ स्टडी, रिवीजन, रेगुलर एमसीक्यू सॉल्व करना है घर जा करके, एंड रेगुलर हर हफ्ते टेस्ट देना है। बस 3 रूटीन, 4 काम पढ़ने से रिलेटेड, बस। इसके अलावा तीसरे से चौथा कुछ आया तो भूल जाओ, 4 में से एक भी चीज गया तो भी भूल जाओ। तो क्लियर है बात? इस 3 में से चौथा अगर इंपॉर्टेंट आया आपके लाइफ में तो आप भूल जाओ, चांसेस कम हो जाते हैं। मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। 4 में से एक चीज भी अगर आप सही तरीके से नहीं करते हो तो भी चांसेस कम हो जाता है सिलेक्शन का। ठीक, चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।